CRA stands for Clinical Research Associate, जिसको हम स्टडी मॉनिटर, रिसर्च में क्लिनिकल मॉनिटर, क्लिनिकल ट्रायल्स मॉनिटर। जेम्स लिंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। और जेम्स लिंड का एक एक्सपेरिमेंट था, स्कर्वी एक्सपेरिमेंट था, जेम्स लिंड स्कर्वी एक्सपेरिमेंट के नाम से। उसमें CRA की जो सैलरीज हैं वो मार्केट में इस टाइम क्या है, और ये क्या बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनसे बेहतर भी है कि नहीं है? इतना उसका इफेक्ट था कि वो प्रेग्नेंट वीमेंस ने चलिए 10,000 में से को 40% तो मिस कैरेजेस हो गए। गाइड करें कि मतलब न्यू कमर्स को कि अगर जिसने CRA की तरफ आना है तो उसको किन किन चीज़ों पर देखना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए और कैसे उसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए, आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस पे यानी कि कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर माहिर अहमद खान, जो कि CRA हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो जी डॉक्टर माहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो जी डॉक्टर साहब, CRA के बारे में कुछ बताएं, और CRA से क्या स्टैंड करता है, और CRA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फार्मासिस्ट का जो कैरियर है एज ए CRA वो हम लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? CRA stands for Clinical Research Associate, जिसको हम स्टडी मॉनिटर या रिसर्च में क्लिनिकल मॉनिटर, क्लिनिकल ट्रायल्स मॉनिटर भी कहते हैं। जिस तरह एक क्लास का एक मॉनिटर होता था ना, जिसमें उसने देखना होता था कि एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क, इसी तरह ही CRA जो है एक स्टडी का मॉनिटर, ठीक है। उसने ये मेक श्योर करना होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ डूइंग हिज वर्क एज पर स्टडी प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये स्टडी मॉनिटर होता है, और अगर इसकी डेफिनेशंस में जाएं तो वो डिफ़ाइन इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि, या ऐसा लाइफ साइंस का ग्रेजुएट जो कि ट्रायल के, क्लिनिकल ट्रायल के सेटअप, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंडक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरविजन करता है क्लिनिकल ट्रायल की। अच्छा, ये CRA जो होते हैं ये सिर्फ क्या ऐसा फार्मासिस्ट ही इसको मतलब ज्वाइन करते हैं, या कोई दूसरे जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी CRA की फील्ड में आ सकते हैं? अच्छा, इसकी CRA की जो क्वालिफिकेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं या सिर्फ डॉक्टर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा लाइफ साइंस ग्रेजुएट जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, फार्मासिस्ट हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, और समटाइम्स जो हैं नर्सेज भी हैं, अगर आप अब्रॉड जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इसमें इंक्लूड है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है। वो सब जो हैं लाइफ, इसकी एक जो प्री रिक्विसाइट है वो ये है कि आपकी लाइफ साइंसेस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। फार्मासिस्ट होना इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का पता है, हमें रिसर्च डिज़ाइंस का पता है, हम क्लिनिकल रिसर्च में ज़्यादा बेहतर तौर पर बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा बेहतर तौर पर हम इसमें अपना रोल अदा करते हैं। अच्छा, सपोज करें अगर मतलब यानी कि जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फार्मासिस्ट भी जाते हैं और कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी जाता है, तो वो एक टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फार्मासिस्ट मेडिसिन की रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मतलब दोनों जाएं एट द सेम टाइम, तो आप क्या समझते हैं प्रेफरेंस पे कौन आएगा, फार्मासिस्ट आएगा या बायोटेक्नोलॉजिस्ट आएगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अगर तो फार्मास्यूटिकल या जो भी कंपनी है वो इसको हायर कर रही है, मैं भी इसको मज़ीद आपको अभी इसमें डिटेल में बताता हूँ कि ये क्लिनिकल ट्रायल का बिजनेस होता क्या है, इस तरह से मज़ीद इसको मैं आगे बताता हूँ डिटेल में। जो आपने क्वेश्चन किया रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो वो डिपेंड करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि CRA की परफॉर्मेंस का एक मेन पॉइंट है जो कि एक इंटरव्यूअर CRA से एक अख़ज़ करता है, एक्सपेक्ट करता है उससे, वो ये होता है कि वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मल्टीटास्किंग एबिलिटी उसकी कैसी है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो, डिफरेंट साइट्स के ऊपर जा रहे होते हो, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है इस जॉब के अंदर। तो अगर आप उससे नहीं एक्वेंटेड तो वो पर आपको प्रेफर नहीं करती। या मेरा जो मेंस यानी कि जो है ना, यानी कि क्वेश्चन वो इस हवाले से था कि प्रेफरेंसेस पे कोई आ सकता है, या वही बात आप बोली कि डिपेंड करता है कि यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे चाहे बायोटेक्नोलॉजिस्ट फुलफिल कर रहा है या फार्मासिस्ट कर रहा है, तो फुल उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, या मैं ये कहना का मतलब था, या फार्मासिस्ट को प्रेफरेंस मिलती है, या वही आप वाली बात डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स। लाइफ साइंसेस ग्रेजुएट, उसके अलावा आपके पास GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के डिप्लोमास हों या अपने सर्टिफिकेट्स हों, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स इंडस्ट्री के बारे में पता हो, क्लिनिकल ट्रायल्स का पता हो कि कंडक्ट किस तरह से होते हैं,
ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता हो तो आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर मार्क कर सकते हो। फार्मासिस्ट को प्रेफरेंस पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है। क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, थोड़ी सी साइट्स हैं, थोड़ी से छोटा बिजनेस है, तो इसमें प्रेफरेंस पे ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल्स को ज़्यादा दी जाती है। आप ये बताएं कि एक लॉन्ग टर्म को देखते हुए क्या फार्मासिस्ट को इसमें आना चाहिए, लॉन्ग टर्म को देखते हुए? जैसे इस देखें रिटेल पे अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, एक पॉइंट आता है 2 साल बाद या 1 साल बाद मेजोरिटी सब ब्रांच मैनेजर बने होते हैं। कैप आ जाती है ना उसमें। हाँ, इसमें रिटेल्स के अंदर रिटेल के अंदर आपको कैप लग जाती है। मसलन आप एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप ब्रांच मैनेजर बन गए, अब व्हाट नेक्स्ट? वह क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सवाए आपके पास अपने बिजनेस के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मेरा यही सवाल है इस हवाले से कि सीआरए के अगर प्रोफेशन को लोग लेके चलते हैं तो इसमें कहाँ तक एक मैक्सिमम लेवल पे जाने की एक एक्सपेक्टेशन है, और क्या समझते हैं इसमें भी कोई ब्रेक आती है? बिल्कुल जाना चाहिए फार्मासिस्ट को इसके अंदर, ठीक है। और ये इसमें आपकी कोई कैप नहीं है, आप इसमें बढ़ते जाते हो। आप CRA हो, लीड CRA, सीनियर CRA, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हो, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज लीनियर, आप साइडवेज भी मूव करते हो, ठीक है। ये रिसर्च ट्रायल की जो इंडस्ट्री, साइडवेज से मतलब क्या है? यानी मसलन आप अपनी CRA लाइन में नहीं रहते, आप मैनेजमेंट में जाते हो। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपकी वेंडर मैनेजमेंट है, आपकी लीड है, क्लिनिकल लीड है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब ये जो ऐसे ट्री की तरह आपने कहा है ये भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, तो ये क्या एक्सपर्टीज़ एरिया स्पेशलिटीज़ हैं इसी फील्ड के अंदर? बिल्कुल इसी के अंदर है। आप एक्सपीरियंस लेते हो, जैसे क्लिनिकल ट्रायल है ना, एक क्लिनिकल ट्रायल के अंदर डिफरेंट रोल्स आते हैं, सिर्फ CRA नहीं होता उसमें। उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें आपके मैनेजमेंट के लोग भी हैं, रिसर्च कंपनीज में इन्वॉल्व है। मैं आपको भी मज़ीद टिक डाउन करता हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। अच्छा, एक मार्केट, इसमें क्लिनिकल ट्रायल जो है ना, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो 3, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने वो मॉलिक्यूल बनाया है, डिस्कवर किया है। उसके बाद होती हैं ट्रायल साइट्स, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल होता है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट और CRCs, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, ये वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ट्रायल साइट के ऊपर, जहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट। ट्रायल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फिर एक तीसरा स्टेक होल्डर है CRO का, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज देती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को वो रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल करवाने में। तो मैं इस वक्त CRO, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पार्ट हूँ। मैं CRA हूँ, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल में इस तीनों स्टेक होल्डर्स में डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट रोल्स अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं एक क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेसफुल बनाने के। उसमें सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी का आ जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, ये उसके ऊपर लाजिम है कि वो जो मॉलिक्यूल बनाया है वो मार्केट में लाने के लिए उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी, उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी को उस मॉलिक्यूल का सेफ्टी डेटा प्रूव करना होता है, ठीक है। ये उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर होता है, और वो सेफ्टी डेटा या एफिकेसी डेटा प्रूव करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को उसको क्लिनिकल ट्रायल करवाना होता है। वो स्पॉन्सर होता है क्लिनिकल ट्रायल का, फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो एक CRO की सर्विसेज लेता है कि आप हमारे लिए ये हमें क्लिनिकल ट्रायल करवा के दो, ठीक है। CRO हायर करता है CRAs को, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। और भी डिफरेंट इसमें रोल्स होते हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी बात करूँगा CRAs की। CRAs क्या करते हैं? क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स जो हैं, इन्होंने सेटअप, क्लिनिकल ट्रायल सेटअप से लेके स्टार्टअप एक्टिविटीज़ से लेके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, और उसके अलावा मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सुपरवाइज करना होता है पूरे क्लिनिकल ट्रायल। और इसमें इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री में डिफरेंट रोल्स हैं जिसके अंदर फार्मासिस्ट फिट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ CRA का रोल नहीं है, ट्रायल साइट्स के ऊपर फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, और बड़ा इंटीग्रल पार्ट है फार्मासिस्ट इस क्लिनिकल ट्रायल का। अच्छा, जो हम स्टडी करते हैं यानी कि वो डबल ब्लाइंड स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, अब मुझे तो काफ़ी देर हो गई स्टडी किए हुए, तो भूल गए हूँ, तो क्या वो इन्हीं चीज़ों पे यानी कि वो राउंड अबाउट इसी के बात घूम रही है? एग्जैक्टली
यानी कि वो जो हम लोग डबल ब्लाइंड स्टडी या वो क्रॉस सेक्शनल कोहोर्ट स्टडीज, पता नहीं ये क्या क्या नाम थे मुझे तो। अच्छा, अगर क्लिनिकल ट्रायल्स का आपको बताऊं तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ना, ये हिस्ट्री गोज बैक टू 1747। पहला क्लिनिकल ट्रायल जो डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल ट्रायल है वो 1747 में किया था जेम्स लिंड ने। जेम्स लिंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है। और जेम्स लिंड का एक एक्सपेरिमेंट था, स्कर्वी एक्सपेरिमेंट था, जेम्स लिंड स्कर्वी एक्सपेरिमेंट के नाम से। उसमें उसने स्कर्वी के कुछ पेशेंट्स थे, उसने उसको लिया, उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप को कुछ ना कुछ उसने ना एडिशनल चीज़ें खाने को दी या उनकी डाइट में ऐड की। तो उसमें वो ग्रुप जिसको ऑरेंजेस और लेमन दिए गए थे, उनका ट्रीटमेंट जो प्रोसेस था वो ज़्यादा बड़ा इम्प्रूव हुआ था। हुआ था। ठीक। ये पहला क्लिनिकल ट्रायल था जो हिस्ट्री में किया गया था जेम्स लिंड ने। वो ये 20 मई को स्टार्ट हुआ था, तो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स डे जो है वो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद फिर आगे क्लिनिकल ट्रायल्स इंप्रूव होते गए बाय द टाइम। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया प्लेसेबो का, कंसेप्ट आया प्लेसिबो का, बिल्कुल। फिर कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए। कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में कि एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था जिसको प्लेसेबो दिया जाता था, एक ग्रुप जो था उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया जाता था। फिर दोनों के इफेक्ट्स को कंपेयर किया जाता था, दोनों ग्रुप्स के ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। फिर उसके बाद तब तक कोई गाइडलाइंस, कोई रेगुलेशंस नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद डबल ब्लाइंड कंसेप्ट आया जी। डबल ब्लाइंड मींस के नाइदर इन्वेस्टिगेटर नॉर ट्रायल पार्टिसिपेंट नो कि उसको क्या दिया जा रहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट या प्लेसेबो। फिर रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स आए। तो आजकल जो मॉडर्न इरा में जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं वो रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स ज़्यादातर उसकी बेसिस पे ये चल। अच्छा, अब गाइडलाइंस की बात हो, गाइडलाइंस तब तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई। कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जो कि जिन्होंने लीड किया जो आज की मॉडर्न गाइडलाइंस है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं न्यू, अक्सर ना वो पूछते हैं कि क्या चीज़ की जाए, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको क्या चीज़ की जाए। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको इंट्रो दे रहा हूँ जी बिल्कुल। ये वो अगर इसको ये चीज़ अपने जहन में और हिस्ट्री लेके जाए उनको, ताकि ज़्यादा पता हो कि क्या है क्या ये। बिल्कुल। तो एक जो फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जो फर्स्ट इवेंट था जो ट्रेजेडी हुई थी, वो आपको भी पता है कि एलेक्सर सल्फोनामाइड डिजास्टर था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल, आई थिंक ये 1940 की या 1950 के राउंड अबाउट 1912 या 14 मेरा ख्याल है, उसमें 12 या 14 अर्ली 1900s में। तो उसमें ये था कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ जो पीपल थे उन्होंने एलेक्सर को लिया और वो उसमें टॉक्सिक सॉल्वेंट था डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ किया, तो वो डेथ्स हो गई थी काफ़ी। तब एक और भी फिर वार क्राइम्स काफ़ी जो किए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ीज़ ने, उसमें भी फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई कि उसमें जो जर्मन डॉक्टर्स थे उन्होंने बड़े अनएथिकल और इनह्यूमन जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने वार जो प्रिजनर्स थे उनके ऊपर किए, ठीक है। उसको देखते हुए फिर गाइडलाइंस कुछ इस्टेब्लिश हुई। तो सबसे पहली गाइडलाइन जो आई थी वो नरमबर्ग कोड था। नरमबर्ग कोड मींस कि आपने उसमें जो मेन पार्टिकुलर फोकस था वो था इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कोई भी ट्रायल पार्टिसिपेंट होगा वो फ्री विल ऑफ चॉइस से कंसेंट साइन देगा, यानी कि वो उस लीगल कैपेसिटी में होगा कि वो कंसेंट दे सकता है उस ट्रायल का पार्ट बनने के लिए, फिर आप उसको ट्रायल पार्टिसिपेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ये लाजमी होना चाहिए ट्रायल पार्टिसिपेंट। उसके बाद फिर ट्रेजेडी हुई, फेमस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, जिसमें जो कि 1950s और 1960s के उसमें हुई थी। उसमें थैलिडोमाइड एक जो कंपाउंड है उसको दिया गया था एंजाइटी और मॉर्निंग सिकनेस को के लिए को कर्ब करने के लिए। उसमें जो प्रेग्नेंट वीमेन अर्ली इनिशियली इसको ये इट वाज डीम्ड सेफ फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, लेकिन जब उन्होंने यूज़ किया तो इट इज़ नाउन एज द वर्स्ट एवर मैन मेड रिसर्च डिजास्टर, ठीक है। 10,000 पीपल जो थे वो उसमें जो थे। इसमें यही हुआ था ना, जहाँ तक मुझे याद है कि यानी कि जो बॉर्न बेबी से न्यू बॉर्न उनके यानी कि वो पार्ट्स ही मतलब नहीं थे, वो एग्जैक्टली रिमूव हुए, वैसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने इतना सीवियर साइड इफेक्ट शो किया था।
इतना उसका इफेक्ट था कि वो प्रेग्नेंट वीमेंस ने चलिए 10,000 में से को 40% तो मिस कैरेजेस हो गए, मिस कैरेज जो हुए बर्थ उनकी फ़ौरन डेथ्स हो गई, या जिन्होंने सर्वाइव किया तो वो डिफॉर्मिटीज़ थी। डिफॉर्मेंट। तो वो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी वर्स्ट एवर मैन मेड रिसर्च जो है वो ट्रेजेडी काउंट होती है। उसको कर्ब करने के लिए फिर बेलमंट रिपोर्ट भी आई, ठीक है। बेलमंट रिपोर्ट आई, बेलमंट रिपोर्ट में उन्होंने मज़ीद कुछ गाइडलाइंस दी, और जिसमें पार्टिकुलर फोकस दिया गया कि जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब मुख्तलिफ क्लिनिकल गाइडलाइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाए इस चीज़ को बचने के लिए। FDA के लॉज अमेंड हुए, फूड ड्रग मेडिसिन एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1938 में। अच्छा, उसके बाद फिर एक जो मेन ट्रेजेडी हुई वो थी एक टस्कीगी सेफिलस ट्रेजेडी। उसके अंदर एक टस्कीगी ग्रुप था, उनका क्लिनिकल रिसर्च, उनका स्टडी का गोल ये था कि हम अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के अंदर जो है हम उनसे देखें कि वो अनट्रीटेड सेफिलस का इफ़ेक्ट वो कैसे शो करते हैं। तो उनको एनरोल किया उन्होंने, और 1947 में सेफिलस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक आ गई थी, लेकिन उनको नहीं दी गई, और उनको यही बताया गया कि हम आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डिसीव किया गया, उनको फ्रॉड किया गया उनके साथ, और उससे उनकी काफ़ियों की डेथ्स हुई। वो डिज़ीज़ उन्होंने जो अपने पार्टनर्स में स्प्रेड की, ठीक है, और बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जो हैं वो कंजेनिटल सेफिलिस के साथ बॉर्न हुए। तो ये टस्कीगी ट्रायल ट्रेजेडी थी सेफिलिस। तो इसको कर्ब करने के लिए फिर हर एक कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई कि किस तरह क्लिनिकल ट्रायल को हम रेगुलेट करें। तो अब ये जो थी, ये एक चैलेंज था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कि वो हर एक कंट्री की रेगुलेटरी के अकॉर्डिंगली अपने क्लिनिकल ट्रायल को डिज़ाइन नहीं कर सकते थे। तो ये एक नीड थी उनके अंदर कि हम इसको एक हार्मोनाइज करें। उसको हार्मोनाइज करने के लिए, उसको एक ग्लोबल करने के लिए कोशिशें स्टार्ट हुई, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ वर द फर्स्ट टू डेवलप हार्मोनाइजेशन। उन्होंने जापान के उसको साथ में लाया, USA की FDA को साथ में लाया, और क्या क्या वो बैठते हैं मिलके और एक ग्लोबल एक गाइडलाइन देते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूनिफाइड एफर्ट के तौर पे। उसको नाम दिया गया ICH, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, जो कि 1996 में उन्होंने GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के नाम से गाइडलाइंस दी, और उसकी 2016 के अंदर उसकी अमेंडमेंट भी हुई। वो हमें एक ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने की हमें गाइडलाइंस, ठीक है। तो वो हम उसको फॉलो करते हैं, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर जो GCP सर्टिफाइड जो बंदा है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, USA में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, वो गाइडलाइन सेम है, ठीक है। और इसलिए आपका ये प्रोफेशन है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओ, तो आप उन्हीं प्रैक्टिसेस को देख के, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ग्लोबल एक्सपीरियंस एक तरह का आपका काउंट होगा इस जॉब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट क्या है, उनकी हिस्ट्री, और उनको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए आपने न्यू कमर्स को भी बहुत वेल गाइड किया है। तो मैं उसी बात पे दोबारा आता हूँ कि जो CRA की जो सैलरीज़ हैं वो मार्केट में इस टाइम क्या हैं, और ये क्या बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनसे बेहतर भी है कि नहीं है? अच्छा, सैलरी रेंज मुझे ज़रा डिफाइन करें पहले। अच्छा, ये बड़ा है ना, एक कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया कि हाईएस्ट पेइंग सैलरी है मेरी नज़र में फॉर द फार्मासिस्ट इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक हाई पेइंग प्रोफेशन है CRA का। पूरी ग्लोब में ये CRA का जो प्रोफेशन है एक हाईली पेइंग प्रोफेशन है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने एक एज अ फ्रेशर, आपको शुरू में मुश्किल होती है, जैसे ना आप कई लोग, कई जूनियर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि जी आपकी फील्ड में क्या है, सैलरी रेंज क्या है। उनको मैं मशवरा देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस फील्ड में जाओ जो कि आपको, जहाँ पे पैशन हो, ठीक है, आपका पैशन हो। दूसरा, वहाँ पे सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी अच्छी है तो आपका पैशन होगा, अदरवाइज पैशन नहीं होगा, जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे मैं 3 साल में आप हूँ, तो इट इज़ आप उसमें कह सकते हैं कि 4 to 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज आ गया उसमें। अच्छा, 5 to 6 टाइम्स,
ठीक है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अगर किसी और प्रोफेशन के अंदर इतनी ज़्यादा आपको जंप मिलता हो। अगर मैं इसको क्लियर कट करूँ तो क्या ये रफली अराउंड स्टार्टिंग पे 60 के करीब है, स्टार्टिंग पे अब चल रही है? हाँ, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली 50-60 तो है आराम ठीक से। है। क्योंकि आप फ्रेश होते हो, आप पहले से आप फ्रेशर्स का आपका एंट्री लेवल जो सैलरी रेंज है एज़ पर मार्केट वो थोड़ी कम होती है। फिर आपका 1 साल के एक्सपीरियंस पे आपकी मार्केट रेंज यू कैन से 80-90,000 हो जाती है या 1 लाख तक जा सकती है। विद 3 ईयर ऑफ मैं एक्सपीरियंस। तो फिर भी ये समझता हूँ कि देखें, अगर ऐसा फ्रेशर भी कोई 50-60 पे स्टार्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास देखें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। एग्जैक्टली। आप अगर एक वर्किंग इन्वायरमेंट में आ रहे हैं और उस वर्किंग इन्वायरमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, और फिर भी आपको कंपनी पे कर रही है, इट्स ह्यूज। मतलब बात बहुत बड़ी है ये वाली। और आप 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 150 को इजीली टच कर सकते हो। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम क्या मतलब समझते हैं कि अगर कोई बंदा इस फील्ड में है और उसको बिल्कुल कंटिन्यू इसको ही यानी कि वो लेके चल रहा है, मैं सपोज करें, मैं कहता हूँ 15 ईयर्स के बाद वो जो पर्सन है वो अपने आप को कहाँ पे देखता है? 15 साल की फील्ड एक्सपीरियंस के बाद एक जो पर्सन है इस फील्ड का, वो कहाँ पे अपने आप को देखता है? अच्छा, ये आपको मैंने जैसे बताया कि बड़ा डाइवर्स इसमें है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप CRA रहो। अच्छा, इसकी CRA चेन इस तरह से चलती है। आप एंट्री लेवल CRA है, CRA 1, CRA 2, CRA 3, लीड सीनियर CRA 1, सीनियर CRA 2। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसी फील्ड में आप रहना चाहते हो या आप मैनेजमेंट की तरफ चाहते हो। ठीक है। तो आई नो पीपल जिनका 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। आप 15 ईयर्स तो आप बड़ी बहुत बात कर रहे हैं। 8-9 साल के एक्सपीरियंस पे दे आर गेटिंग गुड सैलरी, कोई डायरेक्टर लेवल पे वो बैठे हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो बैठे हुए हैं। इवन जो हमारे खैर मैं नाम तो नहीं इसमें लूँगा, तो आई नो पीपल के जो 15-20 साल के एक्सपीरियंस में वो डायरेक्टर हेड जो है। यानी कि सारे ही हैंड लेवल्स पे बैठे होते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आपको बताऊँ ये बिज़नेस छोटा है, डिमांड है बट मार्केट प्लेयर्स कम है। एक्सपीरियंस CRA जो कंपनीज है वो CRA को एक्सपीरियंस लेवल CRA छोड़ रही होती हैं, क्योंकि उनको होता है कि स्टडी आई है, CRA आए हमें ज्वाइन करें, एक्सपीरियंस हो तो और हमारी स्टडी को लेके आगे चले। अच्छा सर, मुझे ये फिर बताएं कि सपोज करें मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मैंने आपकी बातें सुनी, तो मेरे में एक ये चीज़ आई कि चलें मैं भी इस कैरियर को लेके चलता हूँ। तो ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट आप गाइड करें कि मतलब न्यू कमर्स को कि अगर जिसने CRA की तरफ आना है तो उसको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए और कैसे उसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए? आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस पे यानी कि कोई बात करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका कि ये काफ़ी जो न्यू कमर्स हैं वो भी पूछते रहते हैं कि लाइक हमारी यूनिवर्सिटी से भी कुछ ग्रेजुएट होने के बाद कि सीनियर्स को रब्ता करें कि किस तरह। अच्छा, अगर किसी का आने का CRA का है और वो अपने परसू करना चाहता है CRA करियर को, सबसे पहले अगर वो स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा सा इस पर फोकस करे, अपने देखता रहे कि मेरे कहाँ पे फिट आता हूँ। अगर तो वो क्लिनिकल रिसर्च में आना चाहता है तो आई विल रिकमेंड कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करे, अपना मल्टीटास्किंग की एबिलिटी को अच्छा करे और उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा हो, नेटवर्किंग का स्टाइल अच्छा हो, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है उसको अच्छा बनाए, उसको एक प्रेजेंटेबल बनाए और उससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। और उसके अलावा अपनी CV अच्छी बनाए। CV किस तरह अच्छी बनेगी? आपकी सर्टिफिकेशंस हो, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सर्टिफिकेशंस हो, आपकी जो लोकल रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान की, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप है, उसकी गाइडलाइंस जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हैं वो पढ़ें, ठीक है। और रजिस्टर हम ड्रग लॉ में पढ़ते हैं, लॉज का पता हो, रेगुलेटरी लॉज, एथिकल लॉज का पता हो, इंटरनेशनल गाइडलाइंस का पता हो, तो आप इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर मार्क कर सकते हैं। इंटरव्यू देने से पहले आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करें कि वो कंपनी क्या है, किस तरह की है और उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। फिर उसके बाद CRA के बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, हर चीज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होते हैं ऐसा फ्रेशर CRA के लिए? यही होंगे कि दे एक्चुअली जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा ना वो दे वांट टू नो कि आप क्या आपको क्या पता क्या है इस फील्ड के हवाले से, व्हाई यू आर कमिंग इनटू दिस। सिर्फ अगर ये अगर कई आते हैं उनको जी पता ही नहीं होता गोल्स का, ना उनके अपने गोल सेटिंग होती है, ना उनको पता होता है कि अगर फ्यूचर में क्या करना है, बस वो आ गए हैं। इस तरह नहीं होता। आपको कम से कम पता हो कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या फील्ड है,
किस तरह के विजिट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता हो, फिर ये है ना आपकी तभी शो करता है कि यू हैव एन अर्ज कि आप इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कि अगर आप में अर्ज नहीं है तो इंटरव्यू कैसे इंटरेस्टेड होगा आप में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी कि एक आइडिया बदल काफ़ी सारा क्लियर हो गया है कि मतलब क्या यानी कि चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक और चीज़ है कि सीवी बनाना नहीं आती। हमारे जो न्यूली ग्रेजुएट जो फार्मासिस्ट है ना, वो ऐसे ही बस सीवी आपका बड़ा मेजर इम्पैक्ट देती है आपको। आपको सीवी बनानी आनी चाहिए। सीवी के अंदर क्या क्या डिटेल्स डालनी है, उसको आप, मैं तो कहता हूँ कि कोई कोर्स अटेंड करना चाहिए जिसमें आपको सीवी बनाने का कितनी इम्पैक्टफुल बात है ये। इतनी इम्पैक्टफुल बात है ये सीवी। देन फिर आपका इंटरव्यू में फिर आपके जो स्किल्स हैं वो, और आपको नॉलेज कितना है रिगार्डिंग दिस ट्रायल इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें आई थिंक जिसने अपनी सीखी हो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर या ग्रेजुएट होने के बाद, तो वो ये CRA शिप को अगर ज्वाइन करता है तो वो इट विल गो अ लॉन्ग वे। शुक्रिया कि आप आए और आपने CRA की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और न्यू कमर्स को भी आपने गाइड किया, और ये काफ़ी वेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी आपकी। तो इन फ्यूचर काफ़ी सारे जो फार्मासिस्ट हैं और इवन के जो दूसरे ग्रेजुएट्स हैं, ऐसा CRA इनको करियर लेके चलना चाहिए या नहीं लेके चलना चाहिए, और उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस इस फील्ड के हवाले से, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।